अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में सीज फायर के लिए 20 नकाती मंसूबा पेश किया है। The most important deal ever made in terms of peace. Monday's going to be a very big day when the hostages come back, but जिसके तहत दोनों फ्रीकैन हमास और इसराइल एक दूसरे पर हमलों का खात्मा करेंगे। هي أطول حرب تخوضها إسرائيل منذ النكبة الفلسطينية. عامان من القصف المزلزل على غزة. और गजा की तामीर नौ का आगाज किया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम उन 20 नकात का जायजा लेंगे कि क्या ये मंसूबा मशरिक वस्ता में अमल ला सकता है या फिर इस मंसूबे का मकसद इसराइली दावों को दरपर्दा तकमील तक पहुंचाना है। इन 20 नकात का पहला नुक्ता यह है कि गजा को डी रेडिकलाइज और टेरर फ्री जोन बनाया जाएगा, जिससे इसके नेबर्स यानी इसराइल को खतरा ना हो। ये मुतालबा बज़ाहिर तो अमन पर मबनी लगता है, मगर ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं। इसराइल के लिए ये एक अच्छी तजवीज़ है, क्योंकि माजी के मुतालबों में हमास को डीमिलिटराइज करने की तजवीज़ पेश की जाती रही, जिनको हमास ने दो टोक अल्फाज में रिजेक्ट किया, क्योंकि डीमिलिटराइज होने का मतलब सादा अल्फाज में सरेंडर करना है। इस बार डीमिलिटराइज की जगह डी रेडिकलाइज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जिसका मकसद हमास की मज़ाहमती जदोजहद को ख़त्म करना है। अरब ममालिक भी इस शेख को शक की निगाह से देख रहे हैं, क्योंकि अमन के नाम पर ताकत के तवाज़ुन को बिगाड़ने के मुतरादिफ समझा जा रहा है। अगर गजा से हटकर वेस्ट बैंक की तरफ नजर दौड़ाएं तो रोजाना की बुनियाद पर मुसलमान बस्तियों को यहूदी आबादकार अपने कब्जे में ले रहे हैं, जिसको इसराइली हुकूमत की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट किया जाता है। जिसकी वजह साफ जाहिर है कि वेस्ट बैंक पे कोई भी मज़ामती तंजीम नहीं है, जैसा कि गजा में हमास। पॉइंट 2 में गजा की तामीर नौ से मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा को दोबारा तामीर किया जाएगा और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाया जाएगा। तामीर नौ का वादा तो पुरकशिश लगता है, लेकिन सवाल यह है कि पैसा कहाँ से आएगा। इसराइल चाहता है कि तमाम तर वसाइल मगरबी ममालिक के जरिए गजा में आए, ताकि गजा की हर जगह तक इसराइल की एक्सेस को मुमकिन बनाया जा सके, जबकि अरब ममालिक ये चाहते हैं कि मुस्लिम दुनिया को इसमें शामिल किया जाए और हमास को खदशा है कि तामीर नौ के नाम पर गजा पर गैर मुल्की कंट्रोल ना मुसल्लत कर दिया जाए। अब ये देखना बाकी है कि इसकी हतमी शक्ल किस सूरत में निकलती है। पॉइंट 3 में कहा गया है कि अगर दोनों फरीक राजी होते हैं तो फौरी जंगबंदी अमल में लाई जाएगी, ताकि कैदियों की रिहाई मुमकिन बनाई जा सके और इसराइली फौज गजा से मुकम्मल इनखला की पाबंद होगी। एक बड़ी पेशरफ्त हो सकती है, मगर इसराइल की तरफ से इस पर अमल करना मुश्किल नजर आता है। लाजमी तौर पर इसराइल एक ऐसा इनखला चाहेगा जिसके बदले हमास इसके आगे सरेंडर कर दे, या इस बात का भी खदशा मौजूद है कि एक ऐसा इनखला अमल में लाया जाए जो कि ताकत के पलड़े में झुका हुआ हो। पॉइंट 4 में कहा गया है कि इसराइल के एग्रीमेंट पर राजी होने की सूरत में 72 घंटों के अंदर तमाम इसराइली मुग़वियों को रिहा किया जाएगा, जिसमें डेड या अलाइव तमाम मुग़वी शामिल होंगे। मगर सियासी तौर पर यह एक नाजुक मसला है, क्योंकि इसराइल के लिए तमाम कैदियों की वापसी एक कौमी मसला है, जबकि फलस्तीनी कैदियों की रिहाई इनके लिए मज़ाहमती फ़तह है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने इसे अमन के लिए लाजमी करार दिया है, मगर दोनों फ्रीकैन में एतमाद की कमी बड़ी रुकावट है। पॉइंट 5 में कहा गया है कि जब हमास तमाम इसराइली कैदी रिहा कर देंगे, इसके बाद इसराइल की तरफ से 250 उम्र भर कैदी और 1700 गजा के रिहायशियों को रिहा किया जाएगा, जिनको जंग के दौरान गजा से कैद किया गया था। ये पॉइंट फलस्तीनी अवाम के लिए खुशाइन बात है, क्योंकि इन कैदियों में अक्सर तादाद औरतों और बच्चों की है। लेकिन ये बात भी एक नाइंसाफी की तरफ कदम है, क्योंकि इसराइल में अब तक 10,000 फलस्तीनी कैदी मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 1950 को रिहा किया जाएगा, जिसके बदले इसराइल के तमाम कैदियों को रिहा करने का मुतालबा है। चे जाए कि इसराइली कैदियों की तादाद बहुत कम है, लेकिन उन 8,050 फलस्तीनी कैदियों का क्या बनेगा? क्या हमास उन कैदियों की आज़ादी का मुतालबा करेंगे या नहीं, ये देखना बाकी है। पॉइंट 6 में हमास के पुरअमन अराकीन के लिए आम माफी का ऐलान है, और वो अराकीन जो गजा को छोड़ना चाहें उन्हें सेफ पैसेज फराहम किया जाएगा। इस पॉइंट पे एक तरफ तो पुरअमन हमास कायदीन के लिए आम माफी का ऐलान है, लेकिन इस पे दरपर्दा इशारा है कि वो हमास अराकीन जो मुस्तकबिल में एग्रेशन पर रेजिस्टेंस का इरादा रखें, उन्हें पीस प्लान के बाद भी निशाना बनाया जा सकेगा। अगर ऐसा होता है तो यकीनन इस मुआहदे की कोई नाफिज रहने की गारंटी नहीं दी जा सकती।
पॉइंट 7 में कहा गया है कि मुआहदा होने पर रोजाना 600 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदाद गजा पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा पानी, बिजली, बेकरी, हॉस्पिटल्स और मलबा हटाने वाली गाड़ियां इसमें शामिल हैं। पॉइंट 8 में अक़वाम मुत्तहिदा और गैर जानिबदार अदारों के जरिए इमदाद की तकसीम का अमल है, जो कि बहुत बैलेंस शिक है, लेकिन इसमें इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी इसराइल के अपने इन्फ्लुएंस को महदूद कर देगी। दूसरी तरफ हमास को भी ये शक अपनी जगह मौजूद है कि वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन से इसराइली मुफादात के ताबे हैं, लेकिन इसके बावजूद हमास इस पर कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता क्योंकि इसके अलावा सेकंड ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। पॉइंट 9 में एक आर्जी टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने का क़याम है, जिसके तहत एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें फ़लस्तीन के एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। ये कमेटी इंग्लैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर के अंडर काम करेगी, जिसकी सरबराही खुद डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, और क़याम अमन के बाद ये हुकूमत गजा के लोगों को सौंप दी जाएगी। लेकिन हमास की तरफ से इस पॉइंट को पहले से ही रिजेक्ट किया जा चुका है क्योंकि टोनी ब्लेयर इराक वॉर का डायरेक्ट हिस्सा रही है, जिसके बाद इनकी सरबराही हमास को कबूल नहीं है। और हमास का ये भी मुतालबा है कि ये आर्जी हुकूमत मुकम्मल तौर पर गजा के लोगों पर मुश्तमिल होनी चाहिए, जो कि गजा के लोगों का हक है। इस पॉइंट पर अभी तक निगोशिएशंस होना बाकी हैं, जो कि दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज है। पॉइंट 10 और 11 में इक्तिसादी प्लानिंग और फ्री इकोनॉमिक जोन का क़याम है। इन पॉइंट्स पे मुकम्मल तौर पर गजा प्रॉस्पेरिटी को तरतीब देना है, जो कि एक खुशआइन बात है, लेकिन यूएन के मुताबिक गजा में अब तक 50 मिलियन टन का मलबा मौजूद है, और अगर 100 के करीब मलबा उठाने वाली गाड़ियां दिन रात काम करती रहें तब भी 15 साल लग सकते हैं, जो कि एक मैसिव टास्क है जिसका पूरा होना एक तवील ख्वाब के बराबर है। पॉइंट 12 में कहा गया है कि गजा के तमाम लोग गजा छोड़ने या रहने के लिए आजाद होंगे, किसी के साथ भी जबर नहीं किया जाएगा। इस पर तमाम दुनिया खुश तो है, मगर जब शहर को जंगल से भी ज्यादा भयानक बना दिया गया हो तो रास्ते खुलने पर अक्सर मजबूर फैमिलीज तो वैसे ही मुल्क छोड़ जाएंगी। पॉइंट 13 जो कि सबसे मुतनाज़ मुतालबा है, जिसमें कहा गया है कि हमास या कोई भी मिलिट्री ग्रुप बराह रास्त या बिलवास्ता हुकूमत बनाने का मजाज नहीं होगा। इसके अलावा गैर जानिबदार मॉनिटर्स की निगरानी में गजा की तमाम मिलिट्री सुरंगें और असलाजात तबाह कर दिए जाएंगे, और गजा को इकोनॉमिक जोन बना दिया जाएगा ताकि डीमिलिटराइज होने के बाद वो इसराइल के साथ अमांगी से रह सके। सवाल यह है कि वेस्ट बैंक, जो कि मुकम्मल तौर पर असले से पाक फलस्तीनी इलाका है, वहाँ 2023 से 2025 तक 870 फलस्तीनियों को 2 साल में कत्ल किया जा चुका है, जिनमें से 177 बच्चे हैं, और 6700 लोगों को बिला वजह शदीद जख्मी किया गया। 13,500 लोगों को जबरी अरेस्ट किया गया, 2100 घरों को मसमार किया गया और 6700 लोगों को घरों से डिस्प्लेस कर दिया गया। ये सिर्फ 2 साल के दौरान इसराइली आर्मी और हुकूमत की तरफ से की गई वायलेशंस है, जिसकी सिर्फ वजह यह है कि वेस्ट बैंक के लोगों के पास किसी किस्म की रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी नहीं है। अब अगर गजा को भी डीमिलिटराइज कर दिया जाए तो इसका मतलब एक बकरी को भेड़िए के हवाले करना होगा ताकि वो इसकी हिफाजत कर ले। पॉइंट 14 और 15 में बयान किया गया कि गजा में इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स कायम की जाएगी, जो कि मुआहदे के बाद फौरी तौर पर गजा में दाखिल कर दी जाएगी, जिसका मकसद गजा के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराम करना होगा। साथ ही साथ ये कि ये फोर्स गजा पुलिस को तरबियत भी फराम करेगी। ये तजवीज़ वेस्टर्न कंट्रीज के लिए तो काबिल कबूल है, मगर हमास और दीगर मुस्लिम ममालिक इसको शक की निगाह से देखते हैं, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल फोर्स हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि वो इसराइली इन्फ्लुएंस के बगैर काम करे। हमास का एक मुतालबा हमेशा से वाज़ेह है कि गजा का कंट्रोल, सिक्योरिटी और वो तमाम अवामिल जो गजा के मुस्तकबिल को तश्कील दें, वो सब के सब गजा की अवाम तक महदूद रहने चाहिए, क्योंकि हमास मगरबी ममालिक के साथ साथ अरब ममालिक पर भी भरोसा नहीं करते, जिसका इजहार कई बार हमास की तरफ से किया गया है कि एक तरफ तो इसराइल फलस्तीन की सरजमीन पर नाजायज कब्जा किए बैठा है, दूसरी तरफ तमाम अरब ममालिक इसराइल को रिकग्नाइज करने के बारे में सोच रही है, जिससे जाहिर होता है कि तमाम अरब अपने अरब फलस्तीनी भाइयों को भूल बैठे हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी ये वाज़ेह कहा गया है कि अगर सिक्योरिटी गैर जानिबदार ना हुई तो अमन फिर से जंग में बदल जाएगा। पॉइंट 16 और 17 में इसराइली फौज का कब्जा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले करने से मुतल्लिक है। अगर हमास इनकार करते हैं तो ये मंसूबा सिर्फ उन इलाकों तक महदूद होगा जो कि दहशत से पाक होंगे। ये नुक्ता इसराइल के लिए बैकअप प्लान है, क्योंकि इसराइल से इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गजा सरजमीन की मुंतकिली सिर्फ इसराइल को ही प्रोटेक्शन और मुतालिबात की तकमील फराहम करती है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो तमाम तर पॉइंट्स पे हमास को टोटली कॉर्नर किया गया है, जो कि इसराइल के आगे एक वाहिद दीवार है।
अगर इसी दीवार को गिरा दिया जाए तो इसराइल का मकसद ग्रेटर इसराइल तकमील तक पहुंचता दिखाई देता है, जिसकी सरहदें ज़ायनिस्ट प्लान के मुताबिक सऊदी अरब और तुर्की तक फैली दिखाई देती हैं। पॉइंट 18 में दोनों फ्रीकैन को एक नसीहती अंदाज में इंसिस्ट किया गया है कि मुआहदे पर बातचीत का अमल सब्र व तहम्मुल के ज़ाब्ते के तहत होना चाहिए, ताकि मुस्तकिल पुरअमन और हमआहंगी की बिना पर कोई एग्जिस्टेंस वजूद में लाई जा सके, जो कि एक खुशाइंद बात है अगर इस पर अमल किया जाए तो। इसके साथ साथ फलस्तीनी और इसराइली अवाम के माइंड सेट को तब्दील करने की कोशिश की जाएगी, जो कि तवील अरसे से दुश्मनी और नफरत की बुनियाद पर मुनहसर है। लेकिन इसकी बुनियादी वजह इसराइल के गासिबाना मकासद हैं, जिनको वो 1948 से आज तक पूरा करने में सरगर्म है। दरअसल इस नफरत की बुनियाद इसराइली स्कूल्स में बच्चों के दिमागों में बिठा दी जाती है, जिनको ये सिखाया जाता है कि फलस्तीन की सरजमीन यहूदियों की आबाई सरजमीन है, जिस पर यहूद के अलावा किसी का भी हक नहीं। हालांकि इस बात को बुला दिया जाता है कि 1939 में जब अडोल्फ हिटलर ने यहूदियों की नस्ल कुशी शुरू की तो फलस्तीन के अलावा किसी ने भी यहूद को पनाह नहीं दी। पॉइंट 19 में डोनाल्ड ट्रंप ने ये मुसवदा पेश किया कि जब गजा दोबारा आबाद होगा और फलस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात मुकम्मल होंगी तब फलस्तीनी रियासत का रास्ता खुल सकता है। लेकिन हाल ही में तमाम वेस्टर्न कंट्रीज के फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने पर सिर्फ अमेरिका ने इसकी मुखालफत की। अब ये वादा भी एक मुबहम पैगाम का मजर है कि एक तरफ तो अमेरिका फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने में वाहिद रुकावट है और अक़वाम मुत्तहिदा में गजा इसराइल सीज फायर को 6 बार वीटो कर चुका है, दूसरी तरफ अपने अमल के खिलाफ प्रोग्राम पेश करना एक मज़हका खेज बात है। पॉइंट 20 में बताया गया है कि अमेरिका बजाते खुद इसराइल और हमास के दरमियान पीस डायलॉग करवाएगा, ताकि किसी सियासी मुतफिका फैसले पर दोनों फ्रीकैन को राजी कर सके, जिसका मकसद सिर्फ अमन और खुशहाली होगा। डोनाल्ड ट्रंप का अमन मंसूबा बज़ाहिर तो कम्प्रीहेंसिव पीस प्लान का खाका पेश करता है, मगर इसके हर नुक्ते में ताकत, कंट्रोल और सियासी मुफादात की झलक नुमाया है। बज़ाहिर तो ये पीस प्लान नामुमकिन ही नजर आता है, क्योंकि एक तरफ एग्रेसर यानी इसराइल को खुली छूट दी जा रही है और दूसरी तरफ हमास को बिल्कुल कॉर्नर करने की पॉलिसी बनाई जा रही है। अगर ये डायलॉग मनोअन कबूल कर लिया जाए तो इसराइल इसे अपनी जीत और फलस्तीनी अवाम इसको अपनी सियासी गुलामी समझेंगे। अमन के लिए लाजमी है कि 19 लाख बेघर फलस्तीनियों को जाए पनाह दी जाए, कत्ल और गारत गरी को रोका जाए, क्योंकि अगर अमन वाकई मतलूब है तो इसकी बुनियाद इंसाफ पर मबनी होनी चाहिए, ना कि ताकत के तवाज़ुन पर। फलस्तीन से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।